तो दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका पहला सेशन आपके पास भेज चुका हूं। ये दूसरा सेशन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में निर्देश देख लेते हैं। पहले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 150 शब्दों में लिखिए। तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्न करने हैं आपको। सभी प्रश्न के उत्तर कम से कम 150 शब्दों में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। जर्मनी में आर्थिक संकट एवं जर्मनी महामंदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न है जर्मनी में आर्थिक संकट एवं जर्मनी महामंदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं, व्याख्या करते हैं। अब आप ध्यान से सुनते रहना, याद करते चलना। एक बार 2 बार सेशन को देखोगे याद हो जाएगा। तो राजनीति के कारण जर्मनी आर्थिक संकट का शिकार हो गया। ये प्रथम विश्व युद्ध में ये हार का सामना करना पड़ा जर्मनी को, और तब से आर्थिक संकट में जूझता रहा। महामंदी का भी जर्मनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एक तो विश्व युद्ध में उठाए गए सारे खर्चे का भुगतान किया, और ऊपर से महामंदी पर भी जर्मनी की जनता, जर्मनी का शासन परेशान उठा। जर्मनी पे आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा गहराया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इसके साथ, जर्मनी के साथ मित्र देशों ने अन्यायपूर्ण समझौता करने पर बाध्य कर दिया था जर्मनी को। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारकों को 1923 के आर्थिक संकट से और बरमिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और गृह युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में भी हर्जाना भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। रूर जर्मनी का औद्योगिक इलाका था। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। तो ये आप हेडिंग डालेंगे, जर्मनी में आर्थिक संकट। फिर से हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी को शर्मनाक पराजय होने के कारण समझौता करना पड़ा। शर्मनाक समझौता, जिसमें जर्मनी को 39 भागों में बांट दिया गया। जर्मनी के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध के सारे खर्चे थोप दिए गए। विश्व युद्ध में जितना खर्चा लगा, जितना पैसा खर्च हुआ, वो सब जर्मनी से वसूल किया जाएगा। जर्मनी को कई भागों में बांटने के कारण जर्मनी कमज़ोर पड़ गया। ऊपर से सारे खर्चे जर्मनी से वसूल किए जाने थे, और तो वो आर्थिक संकट का शिकार हो गया। आर्थिक संकट के कारण वहाँ की जनता, वहाँ का शासन सब परेशान था। राजनीतिक रेडिकलवादी
विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जर्मनी पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा जर्मनी को। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया था। यह जर्मनी का विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। रूर जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। फिर हेडिंग डालेंगे जर्मनी में महामद्दी। पहले हेडिंग थी जर्मनी में आर्थिक संकट, फिर हेडिंग डाल देंगे जर्मनी में महामद्दी। क्योंकि प्रश्न आप देखें, जर्मनी में आर्थिक संकट एवं जर्मनी महामद्दी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जर्मनी में महामद्दी पर टिप्पणी लिखना है आपको। जैसा कि ऊपर हम व्यक्त कर चुके हैं, जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। जर्मनी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। अप्रैल में अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 कीमत मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 98,86,000 9,88,66,000 मार्क हो गए। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अतिमुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अतिमुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। फिर से सुन ले, जर्मनी में फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर
मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर हो गई थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,66,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरने लगी, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेकर बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया गया। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मन को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सरकारी हस्तक्षेप किया। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने सरकारी हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट की दूर करने के लिए हर्जाने को भी शर्तों को दोबारा तय किया जाने लगा। जर्मन को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी पर आर्थिक संकट पहले से गहराया था और महामंदी ने तो जर्मनी की कमर ही तोड़ दी थी। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का ये मैंने व्याख्या किया, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे। एक दो तीन बार में याद हो जाएगा। नहीं याद होता तो दो तीन बार देखने के बाद आप कॉपी में लिख लेना। फिलहाल कॉपी में जितना टाइम लिखोगे उतनी देर में तो आप दो बार इसको सुन सकते हो। तो इस प्रकार ये पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने रखा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है भाई? भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण बताइए। भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या को आप ध्यानपूर्वक सुनना। पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लें। भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण बताइए। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। चलिए व्याख्या को सुने, समझें और याद करें। भारत में वर्षा के असमान वितरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। हेडिंग डाल लेना। हेडिंग डालकर लिखना है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होने का कारण। पहली हेडिंग क्या डालोगे? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, पहली हेडिंग डालना है आपको, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होने का कारण। फिर नीली पेन से लिखना चालू करना। देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों को उच्चावच स्थिति ऐसी है
जो मानसूनी हवाओं को बढ़ने से रोकती हैं। परिणामतः इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा होती है। यह क्षेत्र मानसूनी पवनों का प्रवेश द्वार है। मानसूनों की अधिकांश आर्द्रता यहाँ पर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। पहली हेडिंग की व्याख्या फिर से सुन लें। हेडिंग है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होने के कारण। अब नीली पेन से लिखना चालू करेंगे। देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों को उच्चावची स्थिति ऐसी है जो मानसूनी हवाओं को बढ़ने से रोकती हैं। परिणामतः इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा होती है। यह क्षेत्र मानसूनी पवनों का प्रवेश द्वार है। यह क्षेत्र मानसूनी पवनों का प्रवेश द्वार है। मानसूनों की अधिकांश आर्द्रता यहाँ पर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह क्षेत्र फिर से यह क्षेत्र मानसूनी पवनों का प्रवेश द्वार है। मानसूनों की अधिकता आर्द्रता यहाँ पर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर दूसरी हेडिंग डालना, उच्चावचीय कारण। उच्चावचीय कारण। फिर इस नीली पेन से लिखना चालू करेंगे। भारत में वार्षिक असमान वर्षा का मुख्य कारण धरातलीय उच्चावच है। भारत में वार्षिक असमान वितरण का मुख्य कारण धरातलीय उच्चावच है। भारत में पर्वतीय उच्च क्षेत्र प्रदेशों में वर्षा की अधिक मात्रा होती है, जैसे पश्चिमी घाट, गारो खासी की पहाड़ियाँ एवं हिमालय क्षेत्र। मैदानी प्रदेशों में उत्तर से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। भारत में भारी मानसूनों हवाएं पवने मार्ग में पड़ने वाले पर्वतों के सम्मुख ढाल पर अधिक वर्षा करती हैं, जबकि इन पर्वतों के विमुख ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र में रहने के कारण शुष्क रहते हैं। गारो खासी पहाड़ियों में वर्षा की मात्रा 1000 सेंटीमीटर है। ये वार्षिक वर्षा की माप है, किंतु ब्रह्मपुत्र घाटी तथा शिलांग पठार में यह मात्रा घटकर 200 सेंटीमीटर से रह जाती है। फिर से लिखें, सुने। भारत में वार्षिक असमान वर्षा का मुख्य कारण धरातलीय उच्चावच है। भारत में पर्वतीय उच्च प्रदेशों में वर्षा की अधिक मात्रा होती है, जैसे पश्चिमी घाट, गारो खासी की पहाड़ियाँ एवं हिमालयी क्षेत्र। मैदानी प्रदेशों में उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा कम होती जाती है। जल से भारी मानसूनी पवनें मार्ग में पड़ने वाले पर्वतों के सम्मुख ढाल पर वर्षा करती हैं, जबकि इन पर्वतों के विमुख
ढाल वृष्टि छाया प्रदेश में रहने के कारण शुष्क रहते हैं। गारो खासी पहाड़ियों में वर्षा की मात्रा 1000 सेंटीमीटर है, किंतु ब्रह्मपुत्र घाटी तथा शिलांग पठार में ये मात्रा घटकर 200 सेंटीमीटर रह जाती है। फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे, पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में कम वर्षा होने का कारण। तीसरी हेडिंग डालेंगे, पश्चिमी थार मरुस्थल में वर्षा कम होने का कारण। अब नीली पेन से लिखना चालू करेंगे। बंगाल की खाड़ी से जब मानसून पश्चिमी राजस्थान में पहुंचता है, नीली पेन से लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी से जब मानसून पश्चिमी राजस्थान में पहुंचता है तो उसमें वर्षा कराने की क्षमता अर्थात हवाओं की आर्द्रता समाप्त हो जाती है और ये हवाएं वर्षा नहीं करा पाती हैं। और अब सागर से आने वाली आर्द्रता युक्त पवनें अरावली पर्वतमाला के समानांतर सीधी निकल जाती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। फिर से सुने इसे, बंगाल की खाड़ी से जब मानसून पश्चिमी राजस्थान में पहुंचता है तो उसमें वर्षा कराने की क्षमता अर्थात हवाओं को आर्द्रता समाप्त हो जाती है और ये हवाएं वर्षा नहीं करा पाती हैं। और अब सागर से आने वाली आर्द्रता युक्त पवनें अरावली पर्वतमाला के समानांतर सीधी निकल जाती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग में जाड़ों में वर्षा होने के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के विशेष रूप में पूर्वी तट पर जाड़ों में हवाएं अस्थल भाग से सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो आर्द्रता युक्त हो जाती हैं और पूर्वी घाट के स्थलीय अवरोधों से टकराती हैं तथा वर्षा करती हैं। तमिलनाडु में इसी कारण जाड़ों में वर्षा होती है। इसे फिर से सुन लें, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में जाड़ों में वर्षा होने के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के विशेष रूप से पूर्वी तट पर जाड़ों में हवाएं अस्थल भाग से सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो आर्द्रता युक्त हो जाती हैं और पूर्वी घाट के स्थलीय अवरोधों से टकराती हैं तथा वर्षा करती हैं। तमिलनाडु में इसी कारण जाड़ों में वर्षा होती है। तो प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या आपको पढ़कर सुनाया, रिपीट कर के सुनाया। आपको 150 शब्दों से कम नहीं लिखना है। 150 शब्दों मतलब है 3 पेज। 3 पेज से कम नहीं आपको लिखना है। तो ये व्याख्या हमने किया। पहले प्रश्न की व्याख्या किया, जर्मनी में आर्थिक संकट एवं जर्मनी महामंदी पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसमें 2 हेडिंग डाल देना है, जर्मनी में आर्थिक संकट एवं जर्मनी महामंदी पर संक्षिप्त टिप्पणी। ऐसा करके 2 हेडिंग डालना। फिर प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न है, भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण बताइए। तो
भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण आपको कम से कम 4 नंबर दे के यह पहली हेडिंग डालना। भारत के उच्च पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होने के कारण। तो आपको व्याख्या में हमने बताया ये उत्तरी पूर्वी राज्यों को उच्चावच स्थिति ऐसी है जो मानसूनी हवाओं को बढ़ने से रोकती है। परिणामतः इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा होती है। यह क्षेत्र मानसूनी पवनों का प्रवेश द्वार है। मानसूनी की अधिकता आर्द्रता यहाँ पर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी हेडिंग डालना उच्चावचीय कारण। फिर इसकी नीले पेन से लिखना चालू करना। भारत में वार्षिक वर्षा आसमान का मुख्य कारण है। भारत में वार्षिक असमान वर्षा का मुख्य कारण धरातलीय उच्चावच है। भारत में पर्वतीय उच्च प्रदेशों में अधिक वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी घाट, गारो खासी की पहाड़ियाँ एवं हिमालयी क्षेत्र। मैदानी प्रदेशों में उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा कम होती जाती है। जल से भरी मानसूनी पवनें मार्ग में पड़ने वाले पर्वतों के सम्मुख ढाल पर अधिक वर्षा करती हैं, जबकि इन पर्वतों के विमुख ढाल वृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण शुष्क रहते हैं। गारो खासी पहाड़ियों के वार्षिक वर्षा की मात्रा 1000 सेंटीमीटर है, किंतु ब्रह्मपुत्र घाटी तथा शिलांग पठार में यह मात्रा बढ़कर 200 सेंटीमीटर रह जाती है। फिर तीसरी हेडिंग डालना पश्चिमी घाट के अग्रभाग में वर्षा। फिर लिखना चालू करना पश्चिमी घाट के अग्रभाग में मालावर तट पर वर्षा की मात्रा 300 सेंटीमीटर है। पश्चिमी घाट के अग्रभाग में मालावर तट पर वर्षा की मात्रा 300 सेंटीमीटर है, परंतु पश्चिमी घाट के वृष्ट छाया क्षेत्र में दक्षिणी पठार पर यह मात्रा केवल 60 सेंटीमीटर है। राजस्थान में अरावली पर्वत मानसून पवनों के समांतर स्थित होने के कारण इन पवनों की रोक नहीं पाता, जिससे वह प्रदेश शुष्क हैं। फिर हेडिंग डालना पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में वर्षा कम होने के कारण। तो नीली पेन से लिखना चालू करना बंगाल की खाड़ी में जब मानसून पश्चिमी राजस्थान में पहुंचता है तो इसमें वर्षा कराने की क्षमता अर्थात हवाओं की आर्थिक आर्द्रता समाप्त हो जाती है और ये हवाएं वर्षा नहीं करा पाती हैं। अरब सागर में आने वाले आर्द्रता युक्त पवनें अरावली पर्वतमाला के समांतर सीधी निकल जाती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती। उसके आगे लिखेंगे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भागों में, ये 5वीं हेडिंग डाल लेना। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में जाड़ों में वर्षा होती है। इसका कारण है दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र विशेष रूप से पूर्वी तट पर जाड़ों में हवाएं अस्थल भाग से सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो आर्द्रता युक्त हो जाती हैं और पूर्वी पाट के स्थलीय ये आर्द्रता युक्त हो जाती हैं और पूर्वी घाट के स्थलीय अवरोधों से टकराती हैं तथा वर्षा करती हैं। तमिलनाडु में इसी कारण वर्षा जाड़ों में होती है। तो प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या आपको सुनाया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमें समाधान की आवश्यकता क्यों हुई।
और संविधान सभा के बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई और संविधान सभा के बारे में बताइए। तो संविधान पहले हम देखेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हो रही है, फिर संविधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा क्या है। चलिए भाई, अब हम इसको बताना चालू करते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए, समझिए और याद करने की कोशिश करें। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई और संविधान सभा के बारे में बताएं। चलिए, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, हम इस बारे में आपको बताना चाहते हैं, बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिसे नागरिक कहा जाता है, लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख काम हैं। तो इसको फिर से सुने। संविधान लिखित नियमों की ऐसी एक किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख काम हैं। अब उसके आगे आप नंबर डालते जाएंगे, लिखते जाएंगे। नंबर 1, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। नंबर 2, संविधान ही यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने के अधिकार होंगे। संविधान ही यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। नंबर 3 डालेंगे, हेडिंग नहीं, नंबर 3 डालेंगे। संविधान ही सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। फिर नंबर 4, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यह संविधान ही वो संगठन है जिससे अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये जरूरी नहीं। जिन देशों में संविधान है
वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमरीकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमरीकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। तो संविधान की हमें आवश्यकता क्यों हुई, फिर से हम अब इसको आपको सुनाते हैं, आप ध्यानपूर्वक फिर दोबारा भी सुन लें। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। सर्वोच्च कानून संविधान ही है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करते हैं। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। संविधान ही स्पष्ट करता है कि किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। नंबर 3, संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। नंबर 4, संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद में यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। अब इस प्रश्न को देखें, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब संविधान सभा के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये हेडिंग डालना, संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। फिर से सुन लें, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्पश्चात देश में दो हिस्से हो गए, देश के दो टुकड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान दो देशों में बट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में
299 सदस्य थे। इसमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर से सुन लें संविधान सभा के बारे में। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दिया। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? संविधान सभा के बारे में बताइए। अब प्रश्न नंबर 4, बफर स्टॉक क्या है और राशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये राशन से संबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो चलिए भाई, बफर स्टॉक के बारे में हम पहले समझते हैं, फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशन पर संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में आपको बताते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का उत्तर सुनिए, समझें और याद करें। बफर स्टॉक, पहले हेडिंग डाल देंगे बफर स्टॉक, फिर नीली पेन से लिखना चालू करेंगे। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसा खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। या मौसम खराब में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद करता है। तो बफर स्टॉक के बारे में आपको हमने सुनाया, व्याख्या किया। चलिए हम इसकी दोबारा व्याख्या करते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को
उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत या मूल्य कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसा खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। अब है राशन पर संक्षिप्त टिप्पणी। राशन मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है, तो हम इस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी हम आपको सुनाते हैं। आप ध्यानपूर्वक उसको सुनिए और उस पेपर में जैसा हो सके, मतलब जो हम आपको सुना रहे हैं आप उसको सुनकर कम से कम उसका 2 हिस्सा भी लिखेंगे, तब भी आपका उत्तर प्राप्त होगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे सुनना चालू करें। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड। नंबर 2, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड। और नंबर 3, अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारत भारी खाद्य संकट के कारण 1960 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। फिर से इसके सुन ले, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशन पर संक्षिप्त टिप्पणी में फिर से सुने। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में नंबर 1, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड।
नंबर 2, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड। और नंबर 3, अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल के पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 1960 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। तो इस प्रकार हमने आपको चारों प्रश्न का उत्तर दिया। चारों प्रश्न आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे। चारों प्रश्न के उत्तर आप समझ गए होंगे। आप इसको 2-3 बार सेशन को देखेंगे, 2-3 बार में याद हो जाएगा। यदि आपको 2-3 बार में नहीं याद होता तो आप कहीं कॉपी में भी लिख सकते हैं, पर कॉपी में लिखने के बजाय आप सेशन को बार बार देखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। अब चलिए हम मानचित्र संबंधी प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो ये चारों दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न करने के बाद मानचित्र संबंधी प्रश्नों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, थार का मरुस्थल किस राज्य में है? थार का मरुस्थल किस राज्य में है, लिखकर दर्शाइए। तो आपको लिखना है थार का मरुस्थल कहाँ पर है। तो आप नक्शे में देखेंगे, मानचित्र में देखेंगे, राजस्थान में थार का मरुस्थल है। तो राजस्थान में आप निशान बनाएंगे और लिखेंगे थार का मरुस्थल। फिर प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आपको ये पता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम या चेरापूंजी में होती है। ये किस राज्य में है? तो मेघालय में है। तो आप मेघालय राज्य को मैप में देखेंगे, मेघालय राज्य जहाँ पर होगा वहाँ पे लिखेंगे मासिनराम। तीसरे प्रश्न पे आएंगे, सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में है, लिखकर दर्शाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में है। तो आपको हम बताते हैं, सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो आप पश्चिम बंगाल को मैप में देखेंगे और वहाँ पे निशान बनाएंगे और लिखेंगे सुंदरबन का डेल्टा। फिर नंबर 4 पे आए, कांग्रेस की स्थापना किस राज्य में हुई? तो आप मैप में देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना महाराष्ट्र में बम्बई में हुई। तो हम महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र मैप में देखेंगे, वहाँ लिखेंगे बम्बई में। प्रश्न नंबर 4, बम्बई में, महाराष्ट्र जहाँ पर है मैप में वहाँ पे लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 5, गद्दी चरवाहे किस राज्य के थे? तो आपको पता होना चाहिए गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश राज्य के हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आप यहाँ पंजाब जम्मू कश्मीर के पास हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, निशान लगाएंगे और वहाँ लिखेंगे गद्दी चरवाहे। प्रश्न नंबर 5, गद्दी चरवाहे। फिर प्रश्न नंबर 6, कांडला बंदरगाह को ये निशान बना है, कांडला बंदरगाह को ये निशान के द्वारा आपको दर्शाना है। तो कांडला बंदरगाह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो आप पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे ऐसा निशान बना देंगे और लिख देंगे कांडला बंदरगाह। तो ये आप लिख भी दिए और निशान भी बना दिए, आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। फिर अगले पे आ जाइए, नाथुला दर्रा को ऐसा निशान द्वारा दर्शाना है, नाथुला दर्रा को इस तरह दर्शाना है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है भाई, सिक्किम में। तो आप सिक्किम स्टेट को भारत के मैप पे देखेंगे, सिक्किम स्टेट जहाँ होगा वहाँ पे निशान बना देंगे इस तरह का और लिखेंगे नाथुला दर्रा। वहाँ पे ऐसा निशान बना के नाथुला दर्रा ऐसा लिखेंगे भी और निशान भी बनाएंगे, समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8,
पर्वत श्रेणी K2 इस तरह का निशान बनाएंगे, चिन्ह बनाएंगे और दर्शाएंगे। तो पर्वत श्रेणी K2 कहाँ पे है? तो पाकिस्तान और चीन के बीच में समझ लीजिए, यानी कि जम्मू कश्मीर के ऊपर इस तरह आपको निशान बनाना है, इस तरह, और वहाँ लिखना है K2 ऐसा निशान बना देना है। ये जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यानी कि ऊपर, ये पे यहाँ पे आपको निशान बनाना है और लिखना है K2, और इस तरह निशान बना ही रहेगा, आपका निशान बना ही दिए K2। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, छोटा नागपुर का पठार, इस तरह आपको निशान बनाना है। छोटा नागपुर का पठार आपको दर्शा देना है। तो वहाँ छोटा नागपुर कहाँ है? तो छोटा नागपुर किस स्टेट में भाई? तो ये है झारखंड में। झारखंड मैप में झारखंड स्टेट कहाँ पर है? तो झारखंड में। इस तरह आपको निशान बना देना है और निशान बना के लिख देना है छोटा नागपुर का पठार। तो इस तरह ये भी आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 10, गंगा नदी का उद्गम स्थल, इस तरह निशान बनाएंगे, कहाँ पर है गंगा नदी का उद्गम स्थल? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल भाई गौमुख। गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख के गंगोत्री। ये कहाँ पे है? गढ़वाल में। गढ़वाल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो आप उत्तराखंड स्टेट में जाएंगे, उत्तराखंड में, वहाँ पे आप निशान बनाएंगे और वहाँ लिखेंगे, चाहे गंगोत्री लिख दें या ये लिख देंगे गौमुख। आप गंगोत्री ही लिखेंगे, गंगोत्री। उत्तराखंड में जाएंगे, वहाँ लिखेंगे, निशान बनाएंगे ऐसा और लिख देंगे गंगोत्री। और आपको अगर जानकारी रहे तो ब्रैकेट में लिख देना गढ़वाल। गढ़वाल गंगोत्री। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 में आपको गढ़वाल और गंगोत्री जो आपको याद रहे वो आप लिख देना। और इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 का भी ऑप्शन आपका हो गया मानचित्र का। और बाद में अलग से हम मैप के भी 2-3 सेशन आपके पास भेजेंगे, जिसमें मैप कैसे भरा जाता है उसको हम सीखने सिखाने का प्रयास करेंगे। अभी ये इसका पहला सेशन आपके पास भेज चुका था, ये दूसरा सेशन है। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।